जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, जो भी आप एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको एक एक करके इस क्वेश्चन को समझना। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके हमें बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का लाल रंग होता है, यानी आरबीसी का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण और हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो रक्त में घुला हुआ हीमोग्लोबिन जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का कलर क्या होता है, लाल होता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण। तो डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है पिछली शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी मानी जाती है। यहाँ पर दिया हुआ पहला ऑप्शन रुधिर वर्ग, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज और जीन। तो इसमें निश्चित रूप से जीन पिछली शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण खोज है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो डी आंसर पिछली शताब्दी का सबसे इंपॉर्टेंट खोज जो माना जाता है वो जीन की खोज। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। कहता है वृक्कों में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, तिल्ली में। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो। तो याद रखना अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अस्थिमज्जा आरबीसी का ये निर्माण केंद्र है, ये उत्पादन केंद्र है आरबीसी का। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में स्टर्नम तथा पसली किसका घेरा बनाती है। स्टर्नम तथा पसलियाँ किसका घेरा बनाती है, हृदय और आमाशय का, फेफड़ा और तथा हृदय का, हृदय, फेफड़ा तथा आमाशय का, मलाशय और वृषण का। यानी पसलियों के द्वारा और स्टर्नम के द्वारा जो घेरा बनता है वो फेफड़ा और हृदय के लिए एक तरह का केज बन जाता है ये। तो ये फेफड़ा और हृदय के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसके रक्त में प्रजनन का अभाव होता है, इसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं और इसके रक्त में प्रजनन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो, महिला का रक्त वर्ग क्या हो, B हो, तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। AB पुरुष का हो और महिला का B हो तो संतानों का क्या नहीं हो सकता, कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, AB, BA। निश्चित रूप से O नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, D। AB है तो यहाँ पर पुरुष में A और B है, महिला में क्या है, कौन सा वर्ग ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, तो B है। तो A, AB और B होने की संभावना प्रबल है, O उपस्थित नहीं हो सकता। तो D आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। D के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंदन की संख्या का परिसर कितना है। हार्ट कितने बार स्पंदन करता है, कितने बार कंपन करता है, हार्ट बीट कितना होता है एक प्रौढ़ मानव में। प्रौढ़ मानव में हार्ट का जो धड़कन है वो कितने बार होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 60 से 65, 66 से 70 बार और 71 से 80 बार, 85 से 90 बार। तो एक प्रौढ़ मानव की बात कर रहा है तो 66 से 70 बार लगभग इसमें धड़कन होता है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है अधिवृक्क, जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, अब टू थायराइड ग्लैंड, थाइमस, और पित्तपिंड, जिसको कार्पस लुटियम कहते हैं। तो रक्तदाब को नियंत्रित करता है अधिवृक्क, एड्रीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर एक टोपी सा लगा होता है। यदि किडनी है ऐसे, तो किडनी के ऊपर एक टोपी सा लगा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क, एड्रीनल ग्लैंड। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैंसरजन, दूसरा ऑप्शन है पुंजन, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, फिर कहता है एंटीजन, जिसको प्रतिजन कहते हैं, और एस्ट्रोजन। तो वह पदार्थ जो जीवित जीव में प्रतिस्थापित कर देने पर ये प्रतिरक्षियों का उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं प्रतिजन, यानी एंटीजन। एंटीजन कहते हैं उसे। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? कौन सी कोशिका क्या करती है, प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो पहला है इओसिनोफिल, दूसरा है एक केंद्रकाणु, जिसको मोनोसाइट कहते हैं, तीसरा है क्षार रंजी बेसोफिल, चौथा है लसकानु लिम्फोसाइट। कहता है प्रतिरक्षी पैदा करने वाला पैदा करती है। तो लिम्फोसाइट जो होता है वही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पैदा करता है, प्रतिरक्षी पैदा करता है। तो लिम्फोसाइट हमारा आंसर सही होगा। WBC, जिसको WBC कहते हैं, लिम्फोसाइट, लसकानु। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो हमारे बॉडी के अंदर कोशिका में क्या करता है, प्रतिरक्षी पैदा करता है, उसको कहते हैं लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन गौर से पढ़ना। कहता है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावी सक्रियता करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और सारी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करती है। कहने का मतलब ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र कार्य करता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड निर्देश नहीं देता, उसको छोड़ करके सब सारे ग्लैंड को निर्देश देता है? वो कौन सा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता, वो कौन सा ग्लैंड है? तो यहाँ पर है अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क और परावटु। तो परावटु ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। तो डी आंसर हमारा सही होगा, परावटु। अगला है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? इसमें आयोडीन पाया जाता है कौन से हार्मोन में? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। तो कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो इसमें आयोडीन होता है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो पहला है सोमेटोट्रोपिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। तो गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो गाय और भैंस से दूध निकालने में बड़ी आसानी से दूध निकल जाता है। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो दूध आसानी से निकल जाता है, ऑक्सीटोसिन। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन ये मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। छोटी है लेकिन ये मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से ये सभी ग्लैंड को ये क्या करता है,
निर्देश देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए, एक्टिवेट करता है ये, तो इसको ध्यान रखना। सिर्फ परावर्टू ग्लैंड को ये ओवरलुक करता है, उसको निर्देश नहीं देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी के साथ चलेंगे। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे बड़ा ग्लैंड? यकृत, यज्ञाशय, अवटु ग्रंथि और अमाशय। तो यकृत ऑब्वियसली सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। तो ए आंसर हमारा सही होगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? कौन सा लरो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजेन, ऑक्सीटोसिन। तो निश्चित रूप से एड्रेनलिन यहाँ पर आंसर सही होगा। लरो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बी आंसर आपका सही होगा, तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि हमें हौसला मिले और हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। हमारी टीम पूरी तरह से तत्परता के साथ जुड़ी हुई है आपसे और मेहनत करती है, तो निश्चित रूप से आप उसका हौसला बढ़ाएं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना और वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही रिसर्च करके हम लोग लाते हैं क्वेश्चन को। इसको जरूर देखना, जरूर याद करना। ये अनुभव पर आधारित है। इस क्वेश्चन को जरूर आप इसे पढ़ना और इसको हो सके तो आपको याद करना, इसे बार बार देखना। इसका PDF भी हम देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, फेसबुक पेज को फॉलो करो आप, और हमें सीधा संपर्क कर सकते हो। आपके पास हमारा नंबर है ही, और हमसे दिन रात कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की जिज्ञासा हो आपके मन में, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? हृदय गति, हार्ट बीट बढ़ जाता है और उत्तेजना का अनुभव होता है। ऑप्शन है कार्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है और हृदय गति बढ़ जाता है। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? मानव शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन और थायरॉक्सिन और बेसोप्रेसिन। अब जल्दी से इसका जवाब दो। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? तो पैराथार्मोन कैल्शियम के स्तर को हमारे ब्लड में बढ़ा देता है। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है। ये कहाँ उत्पादन होता है इसका? जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, शुगर को कंट्रोल करता है ये। यहाँ पर है आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस द्वारा। दूसरा है प्यूस ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये सब कोई नहीं होगा, ये हैंगरलैंस, आइलेट्स हैंगरलैंस के द्वारा, यानी ये हमारा आंसर सही है। ए के साथ हम लोग चलेंगे। इंसुलिन का उत्पादन हैंगरलैंस के द्वारा होता है, आइलेट्स के द्वारा, आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस यकृत में होता है ये। ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो थायराइड ग्लैंड, जननांगों, सेक्स ऑर्गन्स, एड्रिनल और पिट्यूटरी। अभी बताया था मैंने वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी के साथ हम लोग चलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर हमारा डी सही होगा, डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो ज़ुम्बिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है तथा गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके, उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन का क्या नाम है?
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन और रिलैक्सिन। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन है जो बच्चे को जन्म के समय महिलाओं में ये हार्मोन निकलता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। याद रखना, रिलैक्सिन हार्मोन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसे जरूर याद रख लेना। रिलैक्सिन हार्मोन जो बच्चे के जन्म के समय ये हार्मोन का रिलीज होता है महिलाओं में, रिलैक्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा महिलाओं में निकलने वाला हार्मोन है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में निकलता है? उसका नाम है एस्ट्रोजन। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी त्वचा के नीचे जो वसा का लेयर है वो किसका अवरोधक का काम करती है? तो पहला ऑप्शन है शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, और चौथा है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो शरीर की ऊर्जा को, ऊष्मा को गिरने से बचाता है, ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। हमारे त्वचा के अंदर नीचे क्या है? वसा का एक लेयर है जो शरीर की ऊष्मा को रोक के रखता है शरीर के अंदर ही। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे, ये हमारा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? यानी मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब होता है? बच्चे का दिल कब धड़कन करने लगता है, धड़कने लगता है? भ्रूण कब धड़कने लगता है? उसमें धड़कन कब स्टार्ट हो जाता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तीसरे सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में भ्रूण का क्या होता है? हृदय स्पंदन शुरू हो जाता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ आप चलेंगे यहाँ पर। सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपने परिवर्धन के जब वो भ्रूण बढ़ रहा होता है तो चौथे सप्ताह में वो धड़कने लगता है, उसका दिल कह लें उसे, या फिर भ्रूण धड़कने लगता है, उसमें जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो चौथा सप्ताह, याद रखना, सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परकनली शिशु के मामले में इसमें से कौन सा कथन सही होगा? कथन निषेचन परकनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परकनली के द्वारा होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, निषेचित अंडाणु का परकनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो परकनली शिशु के बारे में कहा गया यहाँ पर। तो शिशु का परिवर्धन परकनली के अंदर होता है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ चलेंगे यहाँ पर। तो बी सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इसमें रोगाणु मर जाते हैं, इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन या रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है, इसमें खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। खुजलाने से खाज मिटती है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा यहाँ पर। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन ब्रेन क्या करता है? बढ़ाने का निर्देश देता है। तो सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ चलें। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन है कनिका, कॉर्निया, नेत्र तारा, अक्षपटल और लेंस। तो यहाँ पर रेटिना आंसर आपका सही होगा। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी में अध्ययन करते हैं हम। किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। जीवित जानवर का तो करते ही करते हैं,
और मृत जानवरों का भी अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या है? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वो वस्तु से छोटा होता है, वो सीधा होता है, वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वो वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। याद रखना इसे, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, वो वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है। ब्रेन इसे सीधा करके पढ़ता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? आर्द्रता और गर्मी की वजह से वो परेशानी का अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, पसीना वेपोराइज नहीं हो पाता। हमारे शरीर में पसीना जो बाहर निकलता है शरीर के अंदर से, वो वेपोराइज नहीं हो पाता, जिसके कारण हम क्या करते हैं? परेशानी महसूस करते हैं। तो सी आंसर, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता होती ज़्यादा, तो यही परेशानी का कारण बनता है, इसलिए सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, पोलियो का टीका किसने बनाया? सबसे पहला पॉल एहरलिच ने, जॉन साल्क ने, लुई पास्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो पोलियो का टीका जो बनाया जॉन साल्क ने, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जॉन साल्क ने, तो बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों मतलब हड्डियों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी, सर्मोलॉजी, जियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, आज से हजारों साल पहले के मिले अस्थियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं हम। तो ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया? डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स यानी डीएनए का जो संरचना है डबल हेलिक्स, उसके बारे में बताया था। तो इसका नाम किसके नाम के साथ जाएंगे हम लोग? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के नाम के साथ हम लोग चलेंगे। इन्होंने ही डीएनए की संरचना का उनके बारे में बताया था। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, फिर 14, 11। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। याद रखना, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तक टिश्यू संवर्धन है। उत्तक टिश्यू संवर्धन क्या है? कहता है पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। पोषक घोल में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रिशन हो, उसमें सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना, पादप के कोई छोटे से अंग को विकसित करना। दूसरा है कार्य उत्तकों के पुनरुत्पादन के लिए शारीरिक अभ्यास प्रणाली। तीसरा है टिश्यू कागज पर पादप अंशों को विकसित करना। चौथा है टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन। तो टिश्यू कल्चर जो कहलाता है वो है पोषक घोल में पादप के सूक्ष्म अंशों को विकसित करना, उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू संवर्धन कहते हैं। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है, मतलब स्मृति मतलब यादाश्त रहती है, वो निम्नलिखित में कौन सा है जिसमें यादाश्त रहती है? पहला है हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या कार्टेक्स, प्रांतस्था, मस्तिष्क स्तंभ।
तो यादाश्त रहता है प्रमस्तिष्क में। याद रखना, मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के जिस भाग में मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है, स्मृति मतलब यादाश्त रहती है, वह कौन सा भाग है? तो प्रमस्तिष्क या प्रांतस्था कार्टेक्स जिसको कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है, एक विषाणु है। यह एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। फिर कहता है यह कोशिका पोषक कोशिका श्वसन को अस्त व्यस्त कर सकता है, स्वतः प्रजनन करता है, पादप पोषद में रोग उत्पन्न करता है। यह स्वतः प्रजनन करता है। सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। HIV जो एक विषाणु है वो जीवधारी में स्वतः प्रजनन कर सकता है। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये इसके विकास के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन। तो विकास का सिद्धांत डार्विन के नाम जुड़ा हुआ है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। डी आंसर सही हो। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में इसमें से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मेरुदंड, जांघ, रिब केज और बाहुभुजा। निश्चित रूप से फीमर, तो फीमर भी कहते हैं, फीमर यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। तो बी आंसर, जिसको ऊरू कहते हैं हिंदी में, जांघ की हड्डी। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सांपों के अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। तीसरा है प्राकृतिक चयन से। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। जिस अंग का ज़्यादा उपयोग होगा वो एक्टिव रहता है और जिसका उपयोग कम होगा धीरे धीरे वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। वही विकास, जैव विकास के संदर्भ में कहा जाता है सांप के अंग का लोप होना उपयोग और अनुपयोग पर आधारित है। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यही सही आंसर होगा। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है जीव के क्लोन के संबंध को निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। एक समान जुड़वां एक ही जीव के क्लोन होते हैं। एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते। तो इसके संबंध में, जीव क्लोन के संबंध में हम कह सकते हैं क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं अलैंगिक विधि से। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? कौन सा जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? कहता है चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काली अफ्रीकी। चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। और चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेड़ू तथा तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन छूटा हुआ है। निम्नलिखित में से जीवित में से प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो चीनी, ये ना क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को रखो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन कहता है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कहता है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? जब हम सांस लेते हैं कौन सी गैस का अनुपात पहले जैसा ही बना होता है, उसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं होता, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि हमारा शरीर नाइट्रोजन ऑब्जर्व नहीं करता, या जो भी श्वसन प्रक्रिया में जो भी गैस यूज होते हैं उसमें नाइट्रोजन का अनुपात
सेम बना रहता है, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे कब? यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, कीनोजोइक सरीसृप डायनासोर थे, कीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर के बारे में कहा जाता है मेसोजोइक सरीसृप थे ये, जो रेंग के चलने वाला पहले, तो डायनासोर यही आता है, मेसोजोइक सरीसृप। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करता है? जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। जैसे कौन से ऊर्जा का जीव सबसे ज़्यादा यूज करता है? तो निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का हम लोग, कोई भी जीव, पेड़ पौधा हो, इंसान हो, जीव जंतु हो, सौर ऊर्जा का क्या करता है, सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। सूरज की किरणों का, सूरज की रोशनी का, सूरज से मिलने वाली एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि पेड़ पौधा भी क्या करता है, अपना भोजन सूरज की उपस्थिति में ही बनाता है, तो पेड़ पौधा भी इसका यूज करता है। तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पर पृथ्वी पर होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कौन सा भाग? कॉर्निया, परतारिका, रेटिना और लेंस। आपको पता है कॉर्निया का उपयोग नेत्रदाता में, आंख जब दान करते हैं तो कॉर्निया ही निकाला जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। कॉर्निया की वजह से आंख की रोशनी चली जाती है, कॉर्निया यदि खराब हो जाए, और इसको बड़ी आसानी से बदला भी जा सकता है। इसलिए नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आप सीधा आंसर कहेंगे कॉर्निया। कॉर्निया को बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये के साथ चलेंगे अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर मतलब रात में विचरण करने वाला, नॉक्चूर्नल कहते हैं इसे। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, क्या ये रात में चलते हैं? अगला है मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गुड़ैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। अब देखो, घरेलू मक्खी तो दिन में भी भिनकते रहते हैं, खटमल के साथ ये दिया हुआ है तोता, खटमल दिन में भी आते हैं, तोता भी दिन में। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, यही सही ऑप्शन है। कहते हैं ना, उल्लू रात को निकलते हैं, चमगादड़ भी रात को, मच्छर तो रात को निकलते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा। कहते हैं निम्नलिखित किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर नॉक्चूर्नल होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये रात को ही निकलते हैं। मच्छर, गुड़ैया, हिरन ये तो नहीं होगा। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता भी दे दिया इसके साथ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील समुद्र में पाया जाता, ये किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। सील एक स्तनपायी जीव है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। निम्नलिखित में सील किस जाति का है? स्तनपायी जाति का, स्तनपायी ग्रुप में आता है, तो मेमेलिया में। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, किया जाता है? एक ऑप्शन है क्लास्ट्रेडियम, दूसरा है यूरिया, एजोला और खोई। तो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला को लाया जाता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में किया जाता है? एजोला। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन, याद रखना ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का उत्पादन निम्नलिखित के द्वारा होता है। पहला है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है अंडाशय, चौथा है गर्भाशय। तो याद रखना ये अंडाशय है। ये आंसर आपका सही होगा। मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का उत्पादन निम्नलिखित के द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा प्रोलैक्टिन। तो सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।